अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इसकी 4 एक्सरसाइजेस हैं, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। 8.1 जो है पैराबोला से रिलेटेड है, 8.2 में एलिप्स की स्टडी है, 8.3 में हाइपरबोला की स्टडी है और 8.4 तमाम की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसमें तमाम चैप्टर 8 का जो कंबाइंड पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला को कंबाइंड हम कोनिक्स का नाम देते हैं, तो उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। सपोज़ कीजिए 3 पॉइंट्स हमने इस तरह हॉरिजॉन्टली कंसीडर किए कि दरमियान वाला पॉइंट बाकी 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो दरमियान वाला पॉइंट बाकी 2 पॉइंट का मिड पॉइंट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें जो लेफ़्ट वाला पॉइंट है उससे एक वर्टिकल लाइन पास कर दी। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 2 पॉइंट्स आ गए और तीसरी एक लाइन आ गई। अब इन तीनों का नाम क्या है, एक एक करके देख लें। जो राइट वाला पॉइंट है उसका नाम फिक्स्ड पॉइंट पड़ गया, जो स्ट्रेट लाइन है उसका नाम फिक्स लाइन कहलाएगा, और जो दरमियान वाला पॉइंट है उसको हम कहते हैं मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट ही हमारा बेसिक रेफरेंस पॉइंट है, जिसकी मदद से कर्व बनेगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमने लोकस की स्टडी की थी, उसके हिसाब से हमें पहले से ही आइडिया है कि जब भी पॉइंट मूव होता है तो उसकी मदद से लोकस या कर्व बनता है। तो यहाँ पर भी इसको हम मूव करेंगे तो जो लोकस या कर्व बनेगा वो बेसिकली एक कोनिक कहलाएगा। तो यहाँ पर अब इसके आगे देखते हैं, इनका 3 नाम दोबारा देख लें। फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स लाइन हो गया, और ये दरमियान वाला पॉइंट जो है ये मूविंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मूविंग पॉइंट की कंडीशन लोकस के हिसाब से हमेशा से हम ये पढ़ते रहे हैं कि मूविंग पॉइंट किसी ख़ास कर्व के बनाने के लिए किसी ख़ास कंडीशन पे मूव होता है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या हमने बनाई है कि ये यहाँ पर देखिए, चूँकि ये पहले हमने मिड पॉइंट कंसीडर किया था, तो अब ये 2 डिस्टेंसेस में डिवाइडेड हो गया। तो मूविंग पॉइंट से लेकर फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, और इसी तरीके से मूविंग पॉइंट से लेकर ही जो लाइन तक डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। और यहाँ हमने फ़िलहाल ये कंसीडर किया हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस इज़ इक्वल टू पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट बाकी 2 पॉइंट के मिड पॉइंट था, तो इस लिहाज से अब इस पॉइंट की तो कंसीडरेशन ख़त्म हो गई। तो मूविंग पॉइंट से लेकर फिक्स पॉइंट तक का और मूविंग पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस इक्वल है। अब इसके बाद जब ये पॉइंट मूव करेगा तो मूव ये इसी कंडीशन से ही होगा कि ये जितना भी मूव करता जाएगा और इसकी जो भी नई पोजीशन आती जाएगी उस पोजीशन से लेकर इसी मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट तक डिस्टेंस और इसी तरीके से उसी पोजीशन से मूविंग पॉइंट का लाइन तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। अब देखिए हम इसको मूव करते हैं अपवर्ड, सपोज़ करें। अब ये अपवर्ड थोड़ा सा मूव हुआ, तो अपवर्ड मूव होने के बाद इसकी सपोज़ करें नई पोजीशन ये आ गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस अभी भी इक्वल है। ये इक्वल किस तरीके से है कि ये पॉइंट अपवर्ड गया तो थोड़ा सा अपवर्ड जाकर राइटवर्ड गया है, यानी ये इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से जितना दूर जा रहा है तो लाइन से भी उतना ही दूर जा रहा है। यानी पहले पॉइंट में सपोज़ करें यहाँ पर जो है दोनों का डिस्टेंस सपोज़ करें ये भी 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे ही इसने पॉइंट मूव किया तो मूव करने के बाद यहाँ से देखिएगा, सपोज़ करें ये भी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट इस कंडीशन से हमेशा मूव करता जा रहा है, इस लिहाज से कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस इज़ इक्वल टू पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। फिर इसके बाद ये और मूव हुआ इसी तरीके से, तो ये जितना ये ऊपर इस पॉइंट से दूर जा रहा है उतना ही लाइन से भी दूर जा रहा है। तो जो भी इसकी पोजीशंस बनती जा रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंडीशन से ये और आगे मूव कर गया तो उसी कंडीशन से मूव होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट को हम डाउनवर्ड भी मूव करें इसी कंडीशन से तो कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स ये बन जाएंगे। अब ये तमाम जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, दरमियान में भी इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। जब इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो उससे हमारे पास एक कर्व आ जाएगा। इस कर्व को हम कोनिक कहते हैं। तो कोनिक बेसिकली क्या है कि हमेशा पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस के दरमियान जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन के हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पर जो मैंने कंपैरिजन लिया है वो मैंने एक ख़ास कंपैरिजन लिया था कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस इज़ इक्वल टू पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस।
यानी मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस के बराबर हो। अब यहाँ पर जो मैंने कंसीडरेशन की थी वो किसी ख़ास टाइप के हिसाब से की थी, क्योंकि कॉनिक की 3 टाइप्स हैं, पैराबोला है, इलिप्स है और हाइपरबोला है। तो मैंने तीनों में से किसी एक की एग्जाम्पल ले के आपको कॉनिक की डेफिनेशन समझाई थी। तो ये मैंने पैराबोला की एग्जाम्पल लेके आपको कोनिक की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की थी। तो अब किसी भी कोनिक की डेफिनेशन किस तरीके से आती है, अब ये कंडीशन नहीं होती है, इसके लिए एक डेफिनेशन डिफाइन की गई है, उसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। एसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या है, रेशो है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। अब चूंकि इस कंडीशन में जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है इसमें हमेशा पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस इक्वल है, तो जब भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जब भी हमें पास बराबर रहेंगे, तो जब भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसा कोनिक जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, सपोज़ करें स्टार्टिंग में ही हमने ऐसा किया होता कि ये दरमियान वाला पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होता, मिड पॉइंट से थोड़ा हमने लेफ़्ट पे किया, तो यहाँ हमें ये नज़र आ रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस ज़्यादा है और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस कम है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस चूँकि ज़्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाए, तो अब उसमें जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। अब ग्रेटर देन 1 जब एसेंट्रिसिटी आएगी तो ये अब उसी रेशो के हिसाब से इसको फॉलो कराएगा। अब सपोज़ करें ये 10 सेंटीमीटर है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और 2 वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब जब ये इसकी एसेंट्रिसिटी आ गई कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस डबल हो गया पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, अब इस कंडीशन के हिसाब से ये पॉइंट मूव होगा, तो हमेशा इसी तरीके से ये मूव होगा कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का हमेशा डबल होगा। तो अब मैंने इसको इसी तरीके से पॉइंट को मूव किया है कि सपोज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज़ करें ये 12 हो गया, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 6 होगा। तो ये 5 से 6 हो गया और ये 10 से 12 हो गया, लेकिन फिर भी 12 डिवाइडेड बाय 6 फिर भी हमारे पास एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कोई एक कर्व किसी एक एसेंट्रिसिटी को फोकस करके उसी के हिसाब से मूविंग पॉइंट मूव करवाता है। तो इस तरीके से सारे के सारे जब सेट ऑफ पॉइंट्स बन जाएंगे और उसके कर्व को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरीके का कर्व आ जाएगा। लेकिन इस कर्व और पिछले कर्व में फ़र्क क्या है, पिछले कर्व पैराबोला की एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 थी और यहाँ पर इस कर्व की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आ गई। लेकिन अब जो इसका नाम पड़ेगा वो पैराबोला नहीं है, ऐसे कोनिक को हम हाइपरबोला कहते हैं। तो हाइपरबोला ऐसा कोनिक है जिसकी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। लेकिन ग्रेटर देन 1 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एसेंट्रिसिटी 2 है तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी 1.3 हो जाए या 1.7 हो जाए। तो सारी ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हो। एक हाइपरबोला की एक वक्त में एक ही एसेंट्रिसिटी होगी, वो या तो 2 होगी या 1.5 होगी या 1.3 होगी। तो हाइपरबोला अगर 1.3 की एसेंट्रिसिटी से चल रहा है तो हर पॉइंट पर जो एसेंट्रिसिटी के रेशो का आंसर आएगा वो 1.3 ही आएगा। फिर इसी तरीके से अब हमने क्या किया, उस मिड पॉइंट को बजाय पॉइंट टू पॉइंट मिड पॉइंट से अब हमने राइट पे शिफ्ट किया। राइट पे शिफ्ट करने से अब पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कम हो गया और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो गई और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अब हमारे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। अब लेस देन 1 होने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल उसी टर्म से मूव हो रहा है। अब सपोज़ करें ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 की एसेंट्रिसिटी जो कर्व मूव होगा वो उसके अंदर पॉइंट्स फ़ौरन जो है अंदर की तरफ दबेंगे, इस वजह से कि अगर ये एक डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो ये दो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ये सपोज़ करें 5 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था, ये 5 से 6 हुआ तो ये 10 से 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 12 फिर भी हमारे पास क्या है 0.5 आए। तो इसमें पॉइंट्स फ़ौरन जो है वो अंदर की तरफ दबते हैं। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो एक क्लोज्ड कर्व बनेगा, क्योंकि फ़ौरन अंदर की तरफ दबते हैं तो ये आगे जाकर फ़ौरन ये कर्व दोनों तरफ दोबारा ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये क्लोज कर्व बनता है। इस क्लोज कर्व को हम एलिप्स कहते हैं। तो एलिप्स ऐसा कोनिक है जिसकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। तो आइए अब इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं
इसमें दरमियान वाला कर्व जो आपको नज़र आ रहा है ये है पैराबोला, जिसकी एसेंट्रिसिटी इज़ इक्वल टू 1 है। हाइपरबोला इसके मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और इसी तरीके से तीसरा कर्व जो बना है उसको हम एलिप्स कहते हैं, जो कि है क्लोज कर्व और इसकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। तो यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि पैराबोला और हाइपरबोला ये दोनों ओपन कर्व्स हैं और एसेंट्रिसिटी क्लोज कर्व है। और दूसरी चीज़ ये कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। अब इसके बाद जो है हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ जाना है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो देखिए यहाँ पर कोनिक लिखा हुआ है। कोनिक की टर्म कहाँ से आई है? कोनिक की टर्म बेसिकली कोन की मदद से आई है। ये जितने भी कोनिक्स हैं, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, ये बेसिकली कोन के क्रॉस सेक्शंस काटने के बाद जो उनके क्रॉस सेक्शंस बने हैं उन्हीं की मदद से ही हमारे पास सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आते हैं। लेकिन पहले इनकी टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है दो कोन्स यहाँ पर कंसीडर की हुई है। ये एक अपवर्ड कोन है और ये लोअर कोन है। और यहाँ पर दोनों का कोन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको वर्टेक्स का नाम दिया हुआ है। अपर कोन को हम अपर नैप कहेंगे और लोअर कोन को हम लोअर नैप कहेंगे। तो ये कंप्लीट इसका ये सेट बन जाएगा, अपर नैप और लोअर नैप। और दोनों नैप का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स कहलाएगा। इसके बाद ये एक्सिस ऑफ दी कोन है। अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से लेकर एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से पास होती हुई वर्टेक्स से पास होती हुई लोअर नैप के भी बिल्कुल दरमियान जो बॉटम व्यू से जो सेंटर बनेगा उसके बिल्कुल पॉइंट से सेंटर से जो पास होती हुई पूरी लाइन जाएगी, इसको हम एक्सिस ऑफ दी कोन या कोन एक्सिस कहते हैं। फिर इसी तरीके से अब सपोज़ करें एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और ये लाइन यहाँ से सीधी जाती हुई ये बिल्कुल सीधी अपर नैप से लोअर नैप की तरफ गई है, तो ये पूरी जो कहलाएगा ये जनरेटर लाइन कहलाएगी। अब इस तरीके से इस दोनों कोन्स मिलाकर हज़ारों जनरेटर लाइन्स हैं। एक जनरेटर लाइन ये आ गई सपोज़ करें, दूसरी जनरेटर लाइन यहाँ से लेकर अपोजिट साइड की तरफ इस तरफ चली गई, तीसरी सपोज़ करें यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी जो यहाँ से यूँ जाते हुए अपोजिट साइड पे इस तरीके से चली जाएगी। तो बहुत सारे जनरेटर्स मिलकर अपर नैप और लोअर नैप बना रहे हैं। तो इस लिहाज से वर्टेक्स, कोन एक्सिस, अपर नैप, लोअर नैप और जनरेटर लाइंस, इसको हमने ध्यान में रखना है। अब जब ये पूरी डेफिनेशन आ गई तो अब हमने क्या करना है, कोनिक्स की तमाम डेफिनेशंस के लिए एक एक करके हमने अपर नैप या लोअर नैप को एक ख़ास एंगल से एक प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन से काटना है। अब सपोज़ करें यहाँ पर मैंने एक प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन उठाया और इस कोन को हमने इस तरीके से काटा कि ये जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है ये कोन एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये कोन कटने के बाद जो यहाँ क्रॉस सेक्शन बनेगा वो एक सर्कल बनेगा, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हमने काटा है और टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। फिर इसी तरीके से अगर हम थोड़ा स्लाइटली टिल्ट करके काटें, अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, हमने प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन को स्लाइटली टिल्ट करके काटा है। तो अब काटने के बाद बॉटम से टॉप की तरफ या टॉप व्यू से देखेंगे तो ये जो हमें एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा इसको हम एलिप्स कहेंगे। फिर इसी तरीके से अगर कोन को हम इस तरीके से काटें एक साइड से कि ये आगे जाकर प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन दूसरे नैप को कट ना करे, तो उस वक्त जो ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो एक पैराबोला मिलेगा। लेकिन सपोज़ करें थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रेट कर दूं इस तरीके से कि ये एक नैप को कट करता हुआ दूसरे को भी कट करेगा, तो उस वक्त ये जो कर्व मिलेगा वो हमें हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन चारों को कोनिक्स की कैटेगरी इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली ये सारे के सारे क्रॉस सेक्शंस हैं कॉन्स के, जिसको हम प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन से डिफरेंट एंगल से काटते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू हम देखते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मिसाल के तौर पे प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये रोटेट हो रहा है। तो आप अगर गौर करेंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पर ये इसने ये शो किया हुआ है कि ये इसको डिफरेंट व्यू एंगल से काटता जा रहा है और टॉप व्यू से देखने से जो भी ये लाइन बनेगी ये सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखिए मिसाल के तौर पे जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा तो टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर ये सर्कल बनेगा। फिर इसी तरीके से थोड़ा सा देखिए यहाँ पर स्लाइटली टिल्ट करके काटेगा तो इस पोजीशन पे आप देखेंगे तो टॉप व्यू से आपको यहाँ पर ये एलिप्स नज़र आएगा। फिर इसी तरीके से ये
कोन को यूं काटेगा इस तरीके से कि ये दूसरे नैप को टच नहीं कर रहा, तो उस वक्त जो ये कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा। और जब एक के साथ दूसरे नैप को भी कट कर रहा है तो उस वक्त जो ये कर्व बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। अब इसके बाद डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये डेफिनेशन एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। If the plane intersecting the cone is perpendicular to the axis of the cone and does not pass through the vertex, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो हमने परपेंडिकुलर किया था वो बिल्कुल हम यहाँ वर्टेक्स से ही प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन को पास करें, उसको थोड़ा ऊपर या नीचे से काटना है। Then the curve of intersection is a circle, तो वो वहाँ जो कर्व बनेगा इंटरसेक्शन का या क्रॉस सेक्शन जो बनेगा उसका नाम क्या है, सर्कल है। फिर इसी तरीके से इफ़ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड, अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा टिल्ट करके हमने काटा। इफ़ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड एंड कट्स ओनली वन नैप ऑफ द कोन, द रिजल्टिंग कर्व इज एन एलिप्स। इफ़ द कटिंग प्लेन इज़ पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन, अब यहाँ पर कोई एक ख़ास जनरेटर जिस तरीके से उससे पैरेलल हमने काटा है, but intersects only one nap, the resulting curve is a parabola. If the plane parallel to the generator of the cone intersects both naps but does not pass through the vertex, the resulting curve is a hyperbola. अब आइए हम शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी टर्मिनोलॉजी आई है उसको रिवाइज करते हैं, प्लस इसमें अब स्पेसिफिक जो नाम है वो भी आते जाएंगे एक एक करके, तो उसकी हम स्टडी करते जाते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बिल्कुल स्टार्ट से जो पढ़ते आ रहे हैं, इस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट कहते हैं, इस लाइन को हम फिक्स लाइन कहते हैं, और इसमें मूविंग पॉइंट की मदद से जब पॉइंट मूव होता है तो क्या बनेगा, कोनिक बनेगा। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कर्व की हम बात नहीं कर रहे, ये कोई पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला नहीं है, कोई भी एक कोनिक है, तो उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं उसको हम एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट था। फिक्स पॉइंट का जो असल नाम कहलाता है उसको हम कहते हैं फोकस। अभी आपने याद रखना है, फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी तरीके से इस लाइन का नाम फिक्स लाइन था, लेकिन फिक्स लाइन का जो असल नाम कहलाएगा, जो इसका स्पेसिफिक नेम है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट फोकस कहलाया और फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। फिर इसी तरीके से ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है। तो ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रही हो, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोनिक। वो कोनिक पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ द कोनिक। फिर इसके बाद एक्सिस ऑफ द कोनिक और ख़ुद कोनिक जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे। इसके रेफरेंस के तौर पे याद रखिएगा, ये वो मूविंग पॉइंट था जहाँ से हमने मूव करना शुरू किया था, लेकिन कर्व का मूविंग पॉइंट कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो तो हमने डेफिनेशन बताने के लिए यहाँ से स्टार्ट लिया था। लेकिन असल में इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि कोनिक और एक्सिस ऑफ द कोनिक एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। फिर इसके बाद एक लाइन सेगमेंट जो कि एक्सिस ऑफ द कोनिक के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रही हो, या दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि ऐसा कॉर्ड हम उसको कहेंगे जो कोनिक के दो पॉइंट से ज्वाइन हो रहा हो। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा हो और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो, या तो कहें पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोनिक हो, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लेटस रेक्टम या फोकल कॉर्ड कहते हैं। फोकल कॉर्ड याद रखना इस लिहाज से आसान है कि ये फोकस से पास हो रहा है, और कॉर्ड हम कर्व के किसी भी दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। तो फोकस से पास होने वाले कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होती है या परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ दी कोनिक होती है। तो चूँकि ये लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से ये लाइन इनफाइनाइट तक जारी है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। तो इसको भी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से याद रख लें, इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो अब ये डेफिनेशंस हैं, एक एक करके पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अ कोनिक इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed line। कॉनिक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी तमाम मूविंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सेट ऑफ पॉइंट्स बना उसकी बात हो रही है। whose distance यानी मूविंग पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट
bears a constant ratio to its distance to a फिक्स लाइन। तो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के दरमियान जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसका जो रेशियो अगर कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, कोनिक कहते हैं। तो उनमें जो फिक्स पॉइंट था उसको हम फोकस कहेंगे और इसी तरीके से फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे। द लाइन थ्रू द फोकस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक। फिर इसी तरीके से the chord of the conic through the focus which is perpendicular to the axis of the conic is called latus rectum और focal chord। अब यहाँ पर eccentricity की definition है, the eccentricity is the ratio of the distance between the focus and any point of the conic to the distance between that moving point, वो जो moving point है on the conic एंड दी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये रेशो है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस डिवाइड बाय पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, आसान अल्फाज के हिसाब से, लेकिन असल डेफिनेशन ये है। तो एसेंट्रिसिटी के हिसाब से आगे अगली बात क्या है कि इफ़ ई इज इक्वल टू 1 देन द कोनिक इज कॉल्ड पैराबोला, इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन 1 देन द कोनिक इज कॉल्ड हाइपरबोला, एंड इफ़ ई इज़ लेस देन 1 देन द कोनिक इज कॉल्ड एलिप्स। अब इसके बाद एक और चीज़ नोट कर लें, वो ये है कि इसको सिर्फ आप बेसिक पॉइंट के हिसाब से ही याद रखें, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर्कल भी हमने कहा था कि ये भी कोनिक का पार्ट है, जो हमने प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन को हॉरिजॉन्टली काटा था अपर नैप को, तो उससे क्रॉस सेक्शन सर्कल बना था, तो उस लिहाज से ये कोनिक्स के अंदर आ गया था। तो जहन में ये आता है कि अगर सर्कल भी एक कोनिक है तो उसकी क्या एसेंट्रिसिटी है। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज़ कंसिडर्ड एज 0। 0 भी लेस देन 1 की कैटेगरी के अंदर आता है, तो इस लिहाज से अ सर्कल इज़ द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। अब उसके बाद वेरी इम्पॉर्टेंट वो ये कि आप लोगों को पहचान होनी चाहिए इन चारों कोनिक को। अगर हम सर्कल को भी शामिल कर लें तो अब हमारे लिए 4 कोनिक्स हो गए, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इन चारों की इक्वेशन का डिफरेंस का आपको आइडिया होना चाहिए कि सपोज़ करें कोई इक्वेशन हमारे सामने हो, तो ये हम आइडेंटिफाई करें कि ये इक्वेशन सर्कल की है, पैराबोला की है, या एलिप्स की है, या हाइपरबोला की है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म बनाई गई है, ax² प्लस by² प्लस gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें x² का कोफिशिएंट a है और y² का कोफिशिएंट b है, और इन दोनों के दरमियान जो टर्म है, जो साइन है, वो पॉजिटिव है। तो इस लिहाज से इसी पर ही सारा फोकस हमने रखना है, इसी के हिसाब से इन चारों की इक्वेशंस की पहचान होगी। तो अब पहले क्या लिखा हुआ है, इफ़ a इज़ इक्वल टू b एंड द साइंस ऑफ a एंड b आर सेम, यानी a और b दोनों की वैल्यू सेम हो और दोनों का कोफिशिएंट्स जो साइन है वो सेम हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। क्योंकि नॉर्मली पहला कोफिशिएंट a पॉजिटिव होता है, तो ये ध्यान में रख लें कि दोनों के दरमियान अगर प्लस हो तो उस लिहाज से देन द इक्वेशन इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसकी एग्जाम्पल क्या है, 3x² प्लस 3y² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x² और y² का कोफिशिएंट सेम है और दोनों के दरमियान प्लस है। तो इससे पहले हम 7.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से ये आइडिया पहले ही आपको आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, अगर a b के बराबर ना हो, इक्वेशन एग्जैक्टली सेम इसी तरीके की हो, आखिरी 3 जो टर्म्स हैं उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ज़्यादा जो ये डिपेंड करता है वो x² और y² के कोफिशिएंट्स और उनके साइंस पर डिपेंड करता है। अब अगर a b के बराबर ना हो, सर्कल में a इज़ इक्वल टू b था, अगर a और b यानी कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² बराबर ना हो, लेकिन दूसरी कंडीशन सेम वही है जो पहली वाली है कि दोनों जो है उनके साइन सेम हो, यानी दरमियान में प्लस ही हो, तो उस वक्त देन दैट इक्वेशन इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। फॉर एग्जाम्पल 9x² प्लस 4y² प्लस x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² और y² के दरमियान तो प्लस है, इसी तरह सर्कल की तरह, लेकिन सर्कल और एलिप्स की इक्वेशन में फ़र्क यह है कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम होता है सर्कल की इक्वेशन के अंदर, और एलिप्स की इक्वेशन के अंदर x² और y² का कोफिशिएंट सेम नहीं होता। अब आगे क्या है, इफ़ आइदर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 हो जाए या b की वैल्यू 0 हो जाए, अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी अगर 0 हो जाएगी तो x² या y² की टर्म ख़त्म हो जाएगी। देन दैट इक्वेशन इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फॉर एग्जाम्पल y² प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0,
या 4x² प्लस y इज़ इक्वल टू 0। यानी इन दोनों में से आपको कोई एक टर्म नज़र आएगी क्योंकि दूसरे का कोफिशिएंट 0 हो गया। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर बिल्कुल सर्कल की तरह की इक्वेशन लेकिन इसमें x² हो और y² ना हो, या y² हो और x² ना हो, तो ऐसी इक्वेशन जो कहलाती है वो पैराबोला की इक्वेशन कहलाती है। फिर इसी तरीके से इफ़ द साइंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई कि ए और बी के साइन जो हैं वो डिफरेंट आ जाएं, यानी दरमियान में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, देन दैट इक्वेशन इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, 4x² माइनस y² प्लस 3x प्लस 8y माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0, और x² माइनस y² प्लस 2x माइनस y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। यानी x² और y² के दरमियान माइनस आ जाए। अब भले इनके कोफिशिएंट सेम हो चाहे इसके कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो वो जो इक्वेशन कहलाएगी वो इक्वेशन हाइपरबोला की कहलाएगी। अब इसके बाद एक और चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जहन में रखने की है कि हम कॉनिक्स के जो हैं वो डिफरेंट किस्म के केसेस होते हैं। अभी तक की हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है वो ये थ्योरी पढ़ी थी स्टार्ट से ही कि हमने इन 3 पॉइंट को हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया था। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको हमने हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया हो, अगर हम इसको वर्टिकली कंसीडर करें तो उससे कॉनिक की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कि मिसाल के तौर पे यह पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस बनाना हो तो ये दरमियान वाला पॉइंट आ गया, भले मिड पॉइंट हो या थोड़ा लाइन के करीब हो या फिक्स पॉइंट के करीब हो, तो उस हिसाब से अब जो कर्व बनेगा वो कर्व के सेट ऑफ पॉइंट्स यूँ बनेंगे तो कोनिक इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आने से क्या होगा, कर्व की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो एक ही कर्व की एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं, एक से ज़्यादा इक्वेशंस के अमल को हम क्या कहते हैं, उसके कोनिक के केसेस कहलाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि पैराबोला के भी 4 केसेस हैं, एलिप्स के भी 4 केसेस हैं और हाइपरबोला के भी 4 केसेस हैं। वो केसेस क्या हैं, वो 8.1, 8.2, 8.3 जब करेंगे तो उस वक्त उनकी तफसील आ जाएगी। यहाँ सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन बताना था इस लिहाज से कि सिर्फ एक पैराबोला की एक ही इक्वेशन नहीं होती है, एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं। और 8.1, 8.2, 8.3 में जब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जब फाइंड करेंगे तो उस वक्त जो है ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त हमें पहचानना होता है कि कौन से केस की इक्वेशन जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो बहरहाल उसकी तफसील एक्सरसाइज के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ये आइडिया बताना था कि एक कोनिक जो है एक से ज़्यादा केसेस के अंदर डिवाइड होता है। तो यहाँ तक आकर ये कंप्लीट हो गया। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप 8.1, 8.2 या 8.3 एक्सरसाइज देखें तो उससे पहले इस वीडियो लेक्चर को आप लाजमी देखिएगा। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद 8.1 देखें, यही वीडियो लेक्चर देखने के बाद 8.2 देखें और यही वीडियो लेक्चर देखने के बाद जब 8.3 देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन टू कोनिक्स। थैंक यू एंड बेस्ट रिगार्ड्स। अल्लाह हाफिज़।